आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। हम लोग हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस तरह से की जाए उस सीरीज के पार्ट 2 पे है। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस एग्जाम को किस तरह से अप्रोच किया जाए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या मिथ्स है, क्या रियलिटीज है, और उसके साथ साथ किन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने ध्यान केंद्रित करना है जब भी हम लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं। देखिए, पहले ही मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, यह वीडियो उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनको इस एग्जाम के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो मेनली वो एस्पिरेंट्स जो अभी इस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी इस एग्जाम की प्रिपरेशन की शुरुआत की है, वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेलिंग में, बहुत ही बारीकी से अलग अलग पहलुओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे आज हम लोग देखेंगे इस स्पेसिफिक एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है और किस तरह से कट ऑफ हम लोगों को इस एग्जाम में देखने को मिलती है। अब बहुत सारे लोगों को ये थोड़ी सी हैरानी होगी कि हम लोग जो है वो कट ऑफ की डिस्कशन यहां पे क्यों लेके आ रहे हैं, सेकंड पार्ट में ही हम क्यों लेके आ रहे हैं, कट ऑफ तो बाद में डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, कट ऑफ जो है वो एक जब एस्पिरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की शुरुआत करता है तो उसको या तो कट ऑफ के बारे में बहुत गलतफहमी होती है, क्लियर, या वो पहले से ही एक ओवर एम्बिशियस टारगेट अपने लिए सेट कर देता है जो उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करता है। तो यही कारण है कट ऑफ के बारे में डिस्कशन जो है वो हम लोग सेकंड पार्ट के अंदर ही करेंगे। तो आज हम लोग इस एग्जाम को समझने का प्रयत्न करेंगे, उसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा एग्जांपल्स देके कि रियलिटी में जब हम लोग मार्क्स की बात करते हैं, कितना आप लोगों को स्कोर करना है, किस पेपर को किस तरह से अप्रोच करना है, क्लियर, उससे रिलेटेड कुछ जो मिथ्स हैं उनको साथ साथ में रिजॉल्व करने का प्रयत्न भी करूंगा। तो वो लोग जिनको इस एग्जाम के बारे में काफी डिटेल में पता है, जिनको लगता है कि उनको पता है इस एग्जाम को किस तरह से क्लियर करना है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो यही कारण है कि आप वो लोग जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के बिल्कुल शुरुआती दौर में है या सोच रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने माइंडसेट की बात की है। देखिए, किसी भी एक एग्जाम को क्लियर करने की एक जर्नी रहती है, लेकिन उस जर्नी से पहले हमारी क्या सोच होनी चाहिए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप 2 3 4 महीने पढ़ोगे और इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। इस एग्जाम को क्लियर करने में काफी समय लगता है। तो यहां पे टेम्परामेंट, हार्डवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही कारण है कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आज हम लोग जो है वो इसी वीडियो के दूसरे दौर में जा रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, क्या कट ऑफ हम लोगों को देखने को मिलती है। मल्टीपल वीडियोस इस सीरीज के अंदर रहेंगे जहां पे हम लोग अलग अलग पहलुओं के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पे ब्रॉडर एरियाज को भी हिट किया जाएगा। जैसे अभी हम लोग मेनली ब्रॉडर एरियाज को हिट कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो माइनर एरियाज है उनको भी पिक किया जाएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, ताकि आप में से वो लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं पे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको किस तरह से माइन्यूटली इस एग्जाम को अप्रोच करना है, उनके बारे में भी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे डिस्कशन करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस एग्जाम की जो पैटर्न है इसकी सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो इस एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एग्जामिनेशन जो है वो आपको 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता हुआ देखने को मिलता है, जहां पे हर एक स्टेज में अलग अलग पैरामीटर्स की असेसमेंट होती है, अलग अलग तर्ज पे आप लोगों को जज किया जाता है, असेस किया जाता है। जिसमें सबसे पहली जो स्टेज आपकी रहती है, जैसे जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज योर प्रिलिमिनरी स्टेज, सेकेंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज इज योर प्रिलिमिनरी स्टेज, सेकेंड स्टेज इज योर मेन स्टेज एंड थर्ड स्टेज जो है दैट इज योर पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर? तो 3 स्टेजेस में जो है आप लोगों की असेसमेंट है। आसान भाषा में अगर समझने का प्रयत्न करें तो जो फर्स्ट स्टेज है इसमें ऑब्जेक्टिविटी को असेस किया जाता है कैंडिडेट की। दूसरी जो है यहां पे क्रिटिकल जो एनालिसिस है उसकी असेसमेंट बच्चे की जाती है, एस्पिरेंट की जाती है। थर्ड स्टेज जो है यहां पे पर्सनैलिटी असेसमेंट जो है वो इंडिविजुअल की जाती है। तो अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग तरह से लोगों को जज किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट स्टेज की, दैट इज योर प्रिलिमिनरी स्टेज। अगर हम लोग प्रिलिमिनरी स्टेज की बात करेंगे तो देखिए यहां पे जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर जो है वो आप लोगों की जो है वो जजमेंट या असेसमेंट एग्जामिनर के द्वारा की जाती है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे बहुत सारा जो डिपेंडेंसी है इस स्टेज को क्लियर करने की, दैट इज योर मेमोरी। क्लियर? कि कितनी चीजों को आप लोग मेमोराइज कर सकते हो, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, आप एक बात मानिए, जब हम लोग यूपीएससी के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो डिफरेंट है। हालांकि बुक्स काफी हद तक सेम पढ़ी जाती है, सिलेबस में नो डाउट कुछ अंतर जरूर है, लेकिन यूपीएससी की जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है दैट इज डिफरेंट। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है वो डिफरेंट है। तो यहां पे जो आपकी मेमोरी है वो किस तरह से कितने फैक्ट्स को
मेमोराइज कर पा रही है, इसके ऊपर बेसिकली आप लोगों की असेसमेंट रहती है। तो आसान भाषा में ये जो प्रीलिमिनरी स्टेज है ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल रहता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूंगा इसके दो पेपर्स की, जिसमें पेपर 1 है जिसको हम लोग जनरल स्टडीज कहते हैं, एंड सेकंड इज पेपर 2 दैट इज योर सीसैट यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो पहली स्टेज है ये स्टेज जो है वो काफी हद तक आप लोगों की जो मेमोरी है, मेमोराइजेशन है, उसको चेक करती है कि आप कितनी चीजों को याद रख सकते हो। अब यहां पे दो तीन चीजें मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूं। देखिए, दो तरह के एस्पिरेंट होते हैं, हालांकि एस्पिरेंट की कैटेगरी तो बहुत सारी है। दो तरह के एस्पिरेंट है। एक एस्पिरेंट वो है जो बहुत इजीली चीजों को मेमोराइज कर लेता है, दूसरा जिसके लिए चीजों को मेमोराइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरा एस्पिरेंट है जिसको चीजों को मेमोराइज करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अब सवाल यहां पे आएगा कि किस तरह के एस्पिरेंट को इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, दोनों तरह का एस्पिरेंट जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी का एस्पिरेंट है जिसको चीजों को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहली बात उसको इस चीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वो चीजों को रिटेन करने में उसकी परेशानी है। उसके बाद उसको वो रीजन ढूंढना पड़ेगा कि वो जो मेमोराइजेशन में इशू आ रहा है वो क्या है। मैक्सिमम टाइम एक चीज ऑब्जर्व की गई है कि जब हम लोग किसी चीज को याद नहीं रख पाते हैं तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दैट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बहुत बार चीजों को जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोराइजेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग हम लोग उनको रीड कर लेते हैं और याद करने का प्रयत्न करते हैं। हम लोगों को उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पता नहीं होता है। तो उसके कारण जो है वो हमारा जो माइंड है, हमारी जो दिमाग है, वो उसको बहुत लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाता। तो पहले तो आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करना है। अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो सबसे पहला काम रहेगा आपको किसी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, किसी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करने का। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए आप लोग पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, आप फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पिक करते हो, तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, उसके कंसेप्चुअल ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए, उसके प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए। फिर जाके आप लोग देखोगे कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है, जो कुछ हद तक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगी, कौन सा एक्ट है, कौन से अमेंडमेंट्स हैं, कौन से केसेस हैं। बहुत बार क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो एक्ट्स यानी कि फैक्ट्स पूछे जाते हैं, एक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वो पूछी जाती हैं। तो एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम की शुरुआत करते हैं तो उनका पूरा ध्यान ही उसके ऊपर रहता है कि हम किसी ना कैसे करके उसको याद कर ले। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप आज इस एग्जाम की प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हो, उदाहरण के तौर के ऊपर आप फर्स्ट टाइम कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी चीज को पढ़ोगे तो उसको अंडरस्टैंड करने में आप लोगों को समय लगेगा, और अंडरस्टैंड करने में समय लगेगा तो मेमोराइज करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन आप समझिए कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी जो रिवीजन्स की फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आप उसको रिवाइज करोगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो जैसे जैसे रिवीजन इंक्रीज होगा वैसे वैसे चीजों को रिटेन करने की जो कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है वो भी इंप्रूव होगी। तो अगेन पहला जो आपका स्टेप रहेगा दैट इज डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपने समझना है चीजों को और अपने आप को थोड़ा सा बैक करना है कि जब आप एक बार चीजों को एक बार कंप्लीट कर लोगे, देखिए 100% किसी भी सब्जेक्ट को फर्स्ट को में कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा रियलिस्टिक भी रहना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहना है। लेकिन जो आप पढ़ रहे हो उसको अगर आप समझ पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है 2 बार 3 बार 4 बार अपने आप जो है आप उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दोगे। तो आप क्या समझे यहां से, आप ये समझे कि अगर आपको चीजों को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका पहला सोल्यूशन क्या है कि आपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है, चीजों को समझना है। दूसरा, जो रिवीजन है दैट इज द ओनली की। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो, ऑनलाइन का जमाना है और बहुत सारी चीजें आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप लोग मेंटर्स से देख सकते हो, सिलेक्टेड कैंडिडेट से देख सकते हो, जो अलग अलग तरह से जो है वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताते हैं कि जी हमने इस तरह से एग्जाम क्लियर किया, हमने इस तरह से एग्जाम क्लियर किया। तो आप लोगों को अगर आप परफेक्ट रिवीजन करना चाहते हो तो पहला जो काम आपका रहेगा वो है रिसोर्स रिस्ट्रिक्शन, यानी कि अगर आपने एक किताब पिक कर ली, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी के लिए आपने लक्ष्मीकांत उठा ली, तो आप उसको इतनी बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए कि आपको उसके अंदर जो दी हुई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में सब कुछ पता हो। नॉर्मली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो देखते हैं जी 4 लोगों ने अलग अलग बुक्स बताई हैं तो वो 4 किताबों का नाम लिखते हैं और चारों की चारों किताबों को करने का प्रयत्न करते हैं। तो वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी है।
तो सबसे पहली बात यहां पे आगे आ गया कि दैट इज द रिवीजन, रिवीजन इज द की। तो वहां पे आपको चीजें लंबे समय तक याद रह रही है, छोटे समय तक याद रह रही है, उसका कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो वो लोग, ये मैं उन लोगों को थोड़ा सा कंसोल कर रहा हूं, वो लोग जो थोड़ा सा ये एक्सक्यूज देते हैं कि चीजें हमें याद नहीं रहती हैं, जेन्युइन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसका सोल्यूशन आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा अगर आप इस एग्जाम में आगे बढ़ना चाहते हो। क्लियर? तो वो क्या है? दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड सेकंड इज द रिवीजन। तीसरा, अब आपको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा खुद को कि जैसे आप एक बार चीज साइकिल खत्म करोगे, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, आपको ऑटोमेटिकली जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपकी इंप्रूव होगी और जो चीजों को याद करने की क्षमता है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। क्लियर? और एक और रहता है इसके साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस। ठीक है? प्रैक्टिस मेनली अगर प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो एमसीक्यू सॉल्व करो, जितने प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं, जितने बाकी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो जो जिस तरह से एग्जामिनेशंस है, बाकी स्टेट कमीशंस हैं, उनसे उनमें जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं, हिमाचल के अंदर आपका जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स में आता है उससे संबंधित जो बाकी एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर एचपीजीके के ऊपर जो कमीशन के द्वारा पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं बाकी जॉब्स के लिए भी, तो उनमें भी एचपीजीके की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, तो आप लोग वहां से देख सकते हो क्योंकि आपके एग्जाम का वो हिस्सा है। तो कहानी सीधी सीधी क्या है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जो है वो आप लोगों को अपनी जो प्रिपरेशन है उसकी आपकी प्रॉपर असेसमेंट रहेगी। क्लियर? तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा दैट इज पेपर 1 में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका यही है पेपर 1, उसमें किस तरह के कैंडिडेट्स हैं होपफुली आप लोगों को क्लियर आ गया। क्या चैलेंज आप फेस करोगे अप्रोच करने में वो भी शायद आप लोगों को समझ आ गया। उसके साथ साथ आप समझिए कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर जो है आप लोगों को 2 पेपर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पेपर इज जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज की अगर हम लोग आसान भाषा में बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, एचपीजीके एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर को थोड़ा सा हम लोग अलग कर देते हैं, क्लियर, वैसे इन्हीं का ही हिस्सा रहता है वो। ठीक है? तो इन 7 अलग अलग एरिया से जो आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलते हैं। दूसरा पेपर आप लोगों को रहता है दैट इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट। क्लियर? जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो आपकी असेसमेंट की जाती है। इन दोनों एग्जाम्स में जो सबसे महत्वपूर्ण पेपर है वो कौन सा है? दैट इज योर पेपर 1, क्योंकि जितना स्कोर आप इसमें करोगे वो ही बेसिकली डिसाइड करेगा कि आप फाइनली कट ऑफ को क्लियर करोगे या नहीं करोगे, यानी कि आप दूसरी स्टेज में, सेकंड स्टेज में जाओगे या नहीं जाओगे। जो ये फर्स्ट सेकंड पेपर है दैट इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि आपको इसमें 33% या उससे ज्यादा, यानी कि 66 या 66 से ज्यादा, 66 या 66 से ज्यादा स्कोर करना है। क्लियर? अब देखिए, बहुत बार लोग यही गलती करते हैं जो मैंने अभी एक बार कहा। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि जी जनरल स्टडीज जो है यही डिसाइड करेगा कि हम लोग आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो हमारा पूरे का पूरा ध्यान यहीं पे ही रहता है। ध्यान यहां पे रहना भी चाहिए क्योंकि यही वाले सब्जेक्ट्स आपको मेनली मेंस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो जीएस के सब्जेक्ट्स के ऊपर वैसे भी आप लोगों को नियंत्रण या कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो पेपर 2 है इसको काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, जब प्रीलिम्स आएगा उससे 1 महीना पहले कर लेंगे, 10 दिन पहले कर लेंगे। और आप ऐसा मानिए पिछले 3-4 साल में बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने जनरल स्टडीज में 120, 124, 128 ये स्कोर जो है वो अटेन किया है, लेकिन वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अब आप समझिए कि जहां पे आपकी जो कट ऑफ है, ओवरऑल जो कट ऑफ है वो 100 जा रही है, 90 जा रही है, वहां पे लोग इतना स्कोर करने के बावजूद भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीसैट के ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया। देखिए, यहां पे मेरा मकसद आप लोगों को डिस्करेज करना नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन ना करें, लेकिन ध्यान रखो इस एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत सारी ऐसे पहलू हैं जिनके कारण, एक छोटी सी गलती के कारण आपका सब चीज बहुत बढ़िया चल रही होगी और किसी भी एक स्टेज में छोटी सी मिस्टेक जो है वो आपको आगे नहीं जाने देगी और फिर से आपको पूरी की पूरी साइकिल जो है वो रिपीट करनी पड़ेगी। तो ये एग्जाम कोई आसान एग्जाम नहीं है। होपफुली आप इसको इजी पेपर के रूप में जो वो कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। तो यही कारण है कि आप जब इस एग्जाम के बारे में सोच रहे हो तो आपको पहले दिन से ही हर एक चीज, हर एक जो एक इंपॉर्टेंट पहलू है इस एग्जाम का, हर एक चैलेंज जो आपके सामने आने वाले समय में आ सकता है, आपको पहले दिन से क्लियर होना चाहिए। देखिए, क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात क्या होती है, लोगों को पता नहीं लगता है, जैसे जब हमारा भी समय था उतना ज्यादा गाइडेंस की अवेलेबिलिटी नहीं थी।
आजकल एक अच्छी चीज आप सब लोगों के पास ये है कि गाइडेंस की अवेलेबिलिटी है, तो एटलीस्ट आपको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, क्या क्या गलतियां लोगों ने की हुई हैं जो हमने नहीं करनी है। बट अगेन उसके बाद दूसरी स्टेज है जहां पे आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो कमिटमेंट है, आपकी जो मोटिवेशन है, आपका जो हार्डवर्क है, आपकी जो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर? तो सिर्फ ये पता होना कि ये ऐसे करना है जो मैं बता रहा हूं आपको, देखिए हम लोग सिर्फ मार्गदर्शक हैं, या शायद हम लोग सिर्फ ये बता सकते हैं कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं या इस रास्ते पे कैसे चलना है, लेकिन उस रास्ते पे आपको चलना है, उस रास्ते की जो हीट है वो भी आप लोग ही महसूस करोगे, फील करोगे। क्लियर? नो डाउट हम लोग जहां जहां सपोर्ट कर सकते हैं वहां हम लोग करने का प्रयत्न करते हैं, बट अगेन अल्टीमेटली जर्नी जो है वो आपने तय करनी है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन है वो भी आप ही लोगों की है। अच्छा और बुरा दोनों जो है वो आप लोग उसको महसूस करोगे, क्लियर, और फेस करोगे। डन? तो दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। लेकिन कहानी क्या है, सीधा सीधा पेपर 1 पेपर 2 तो आपको समझ आ गया कि 2 पेपर हमारे रहेंगे आसान भाषा में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो बुक लिस्ट एंड सिलेबस। उसके बाद हम लोग हर सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, उसके सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो हम लोगों ने पहले ही पता होने चाहिए मेरे को कि मैंने किन किन चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान केंद्रित करना है। तो इस तरह से जब हम लोग आगे आगे बढ़ते रहेंगे, तो अभी के लिए आप समझिए 2 पेपर हमारे आगे, जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आप लोगों को समझ आ गया दोनों में से क्वालिफाइंग कौन सा है, कितना स्कोर जब आप लोगों ने क्वालिफाई करने के लिए लेना है, और क्या गलतियां इस स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर लोगों के द्वारा की जा सकती है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो कट ऑफ इसलिए मैं लेके आ रहा हूं थोड़ी देर में, ताकि जो टारगेट सेट करते हैं ना कि जी हमें इतना तो करना ही पड़ेगा, उसकी भी आपको थोड़ा सा एक रियलिटी चेक मिले कि ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनिमम है जरूर, कितना नंबर आपको अटेन करने पड़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। क्लियर? चलिए सेकेंड स्टेज के ऊपर चलते हैं हम लोग, दैट इज योर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पेपर या दिस एग्जामिनेशन। अगर आप लोगों ने इस एग्जाम को क्लियर करना है तो इस पार्ट में, इस हिस्से में आपको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखिए 3 स्टेजेस हैं, लेकिन फाइनली यानी कि जब अल्टीमेट सिलेक्शन रहती है तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। फर्स्ट स्टेज सिर्फ आपको सेकंड स्टेज के ऊपर लेके जा रही है, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन तक पहुंचा रही है। क्लियर? सिर्फ आपको सेकंड स्टेज तक लेके जा रही है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज यानी कि मेंस है एंड पर्सनल इंटरव्यू है यानी कि इंटरव्यू स्टेज है, इन दोनों के जो कंबाइंड मार्क्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप लोग कट ऑफ क्लियर करोगे, यानी आपकी फाइनल सिलेक्शन रहेगी या नहीं रहेगी। और इसमें आप देखिए, इसके 900 मार्क्स हैं और इसके 150 मार्क्स हैं, तो आप लोग देख लो कि इसका कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यही कारण है, यही मेन है, और हमेशा से यही सजेशन दी जाती है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पहली बात कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं प्री की तैयारी करूंगा, क्लियर, या मैं मेंस की तैयारी करूंगा। हमेशा जो प्रिपरेशन है वो आपकी इंटीग्रेटेड होती है। मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो हमारे प्री और मेंस में कॉमन है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ हमें मेंस में देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके लिए भी इन सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही कारण है हम लोग हमेशा इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के ऊपर, यानी कि जब आप तैयारी करोगे 1-1.5 साल जो भी लगाओगे आप लोग, तो आपने ध्यान रखना है कि जब जो भी आपका चल रहा है आगे, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही आ रही है, ये कोई एनालिसिस नहीं है। तो जैसे से आप आगे बढ़ोगे, प्री मेंस कंबाइंड ही आपका चल सकता है। कुछ 1-2 अपवाद जरूर है, जैसे जनरल साइंस है, उसका मेंस में बहुत ज्यादा बेहतरता नहीं है। एचपीजीके में हिस्ट्री का कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा है, हालांकि वो मेंस में काम आ सकता है लेकिन कुछ ऐसा हिस्सा है जो प्री में हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, मेंस में थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस उसको देनी होती है। बट ओवरऑल जब हम अपनी प्रिपरेशन के बारे में सोचेंगे, प्री मेंस को हमने अलग नहीं करना है। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिए, अल्टीमेटली जो हमारी सिलेक्शन है वो किसके ऊपर आधारित रहेगी? मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर मेनली आधारित रहेगी। तो अगर हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो मेंस एग्जामिनेशन में भी हम लोगों को 2 अलग अलग तरह के पेपर्स देखने को मिलते हैं। पहले वो पेपर्स हैं जहां पे, या जिनका नेचर सिर्फ क्वालिफाइंग है, जहां पे आपकी भाषा को असेस किया जाता है कि आपको क्या एक लैंग्वेज की मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 भाषाओं के ऊपर आपकी असेसमेंट रहती है, एक आपकी रहती है इंग्लिश की, एक आपकी रहती है हिंदी की, और दोनों के दोनों जो हैं वो आपके 100 मार्क्स के रहते हैं। और मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे, जैसे जो प्रीलिम्स है वो ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा, आपने एक आंसर पे टिक करना है। मेंस एग्जामिनेशन जो वो आपका सारे का सारा सब्जेक्टिव है। तो जब हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश भी 100 नंबर की आ रही है, हिंदी भी 100 मार्क्स की आ रही है, और आपको क्वालिफाइंग है तो कितना क्वालिफाई करने के लिए लेना है? 40%, यानी कि 40 मार्क्स या 40 से ज्यादा। सिमिलरली
हिंदी में भी आपको मिनिमम कितना लेना पड़ेगा, 40% लेना पड़ेगा। क्लियर? तो कहानी आप ऐसा समझे कि अगर आप इन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो जो बाकी आपके पेपर्स बच गए मेंस के अंदर, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्वता नहीं है। पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया, कि इंग्लिश में तो लोग फिर भी क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है एस्पिरेंट्स के द्वारा फेस की गई और काफी हद तक मतलब हम ऐसा कहें कि बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है, बड़ी अनयूजुअल मार्किंग हुई है। और भी शब्द है लेकिन मैं वो नहीं यूज करूंगा, तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन अगेन जो रियलिटी ऑफ दिस एग्जाम है वो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो आप ऐसा मानिए इस साल यानी कि 2025 का जो एग्जाम का रिजल्ट आया, अभी हम लोग 2026 में खड़े हैं, तो जो लास्ट आपका रिजल्ट आया है उसमें फिर भी हिंदी में लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन आप ऐसा समझिए, आई थिंक अगर मैं सही बोल रहा हूं 45-50% के आसपास ही लोग थे जिन्होंने हिंदी क्वालिफाई किया, मतलब आधे लोग ऐसे थे जो हिंदी क्वालिफाई नहीं कर पाए। उससे पिछले साल तो ये जो दशा थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। बड़े ब्रिलियंट लोग जो थे वो सिर्फ हिंदी के कारण जो इस एग्जाम के से बाहर हो गए। तो मैं तभी आप लोगों को बता रहा था कि आप अच्छे हो, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, आपका कंट्रोल ऑलमोस्ट हर चीज के ऊपर अच्छा, आप जीएस के महारथी हो, आप अपने ऑप्शन के महारथी हो, लेकिन अगर आपने एक छोटा सा लूप होल छोड़ दिया, जैसे जीएस प्रीलिम्स के अंदर आपने सी सेट पे थोड़ा सा हल्का रख दिया या मेंस के अंदर आपने भाषा के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो फिर आपकी जो मेहनत है वो बेकार जाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कहानी क्या होती है कि हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन में हर जगह जहां जहां से लीकेजेस हो सकती है उसको रोकना होता है, उसको स्टॉप करना होता है। क्लियर? तो क्वालिफाइंग क्लियर हो गया आप लोगों को, 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। इसके अलावा आपके जो बाकी पेपर्स हैं डन, जिसमें थर्ड पेपर आपका रहेगा एसए का पेपर। एसए का पेपर कितने का है? 100 मार्क्स का रहेगा। अगर मैं इन जनरल आप लोगों के साथ शेयर करूं तो लोग जो हैं वो ऑन एन एवरेज 50% इसमें स्कोर कर लेते हैं। क्लियर? 50 के आसपास स्कोर जो है इसके अंदर कर लिया जाता है, 48, 52, 56, कुछ लोग 60 भी 60 प्लस भी करते हैं, बट ऑन एन एवरेज। उसके अलावा जो है वो आपको जनरल स्टडीज के 3 पेपर देखने को मिलेंगे, जनरल स्टडीज 1, 2 एंड 3। क्लियर? 1, 2 एंड 3 हर जनरल स्टडीज का पेपर, यानी कि 1 जो है ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा, 2 जो है ये भी 200 मार्क्स का होगा, 3 जो है ये भी 200 मार्क्स का होगा। क्लियर? अब सवाल यहां पे आएगा इसमें कितने नंबर हम लोगों ने देने हैं, तो पिछले 3-4 साल का डाटा तो ये कहता है कि काफी अनसर्टेनिटी है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर अगर मैं जीएस2 की बात करूंगा तो बीच में ऐसा भी टाइम आया था जहां पे 60-70 तक जाना जीएस2 में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका था। अभी रिसेंट लास्ट 2 इयर्स की मैं बात करूंगा तो वहां पे जीएस2 में 80-85 तक लोग जो है वो स्कोर कर ले रहे हैं, इवन कुछ लोगों के 100 प्लस भी हैं। जीएस3 की मैं बात करूं तो पहले जीएस3 में बहुत अच्छा स्कोर जो है वो देखने को मिल रहा था, आजकल जीएस3 में जो वो स्कोर 90-100 के बीच में जो वो फ्लो कर रहा है। 1 की मैं बात करूंगा, 1 में भी 80 के आसपास, 70-80 के आसपास, 85 के आसपास जो वो स्कोर ऑन एन एवरेज रहता है। तो कहानी ऐसी है कि आपको 80-90 के बीच में स्कोर जो है वो इन सब्जेक्ट्स के अंदर करना पड़ता है। लेकिन एक कॉशन फिर से मैं दे देता हूं, कोई इसके बारे में अभी आप लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब हम प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स बहुत जल्दी हम लोगों को इंटिमिडेट कर देते हैं कि यार मेरे को इतना करना ही करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, 2023 की कट ऑफ को अगर आप लोग, अभी मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर पहले, वहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरह से जीएस में कम नंबर आना भी, यानी कि यहां पे थोड़ा स्कोर अगर आपका डिप भी चला जाएगा तब भी ऐसा नहीं है कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती है। बस एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जैसे ये तीनों पेपर हो गए तो 600 नंबर का आपका जनरल स्टडीज हो गया। इसके अलावा आपको एक ऑप्शनल पेपर जो वो सिलेक्ट करना पड़ता है। ऑप्शनल पेपर के अंदर 2 पेपर रहते हैं, एक पेपर आपका 100 नंबर का जिसको हम पेपर 1 बोलते हैं, दूसरा पेपर आपका 100 मार्क्स का जिसको हम पेपर 2 बोलते हैं। तो मोटा मोटा 200 मार्क्स का जो है वो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। तो 600 मार्क्स का जनरल स्टडीज, 200 मार्क्स का ऑप्शनल, 100 मार्क्स का एस्से। तो जैसे मैंने बताया था टोटल कितने आगे, 900 मार्क्स आगे। आप लोगों को इस टाइम पे या कभी भी किसी भी समय पे आपका जो टारगेट है वो यही होना चाहिए कि हम लोगों ने मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है। अब देखो क्वालिफाइंग पेपर में तो कट ऑफ है ही है, लेकिन ओवरऑल जो आपका जो टोटल मेंस के जितने मार्क्स आपके हैं दैट इज योर 900, इसमें आपको 45% या 45% से ज्यादा जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। वो कितना मान लीजिए, 405। तो कोई भी एक एस्पिरेंट जो उसका टारगेट मिनिमम क्या रहना चाहिए, 405। कि कोई बोले जी मेंस में कितना स्कोर आना चाहिए, 405 आना चाहिए।
आप जो मर्जी कैलकुलेशन कर रहे हो। देखिए जी 411 के साथ भी जनरल में सिलेक्शंस हुई हैं। क्लियर, कहानी समझ आ गया। इस बार 438 के साथ हुई है जनरल में सिलेक्शन। तो कहानी सीधी सीधी क्या आएगी, ये आप लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन ये बहुत बार देखा गया है कि लोग 405 भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने 405 नहीं क्लियर किया तो आप मेंस में बाहर हो। तो आपका जो मेन टारगेट, यानी कि कोई पूछे कि मेंस में कितना स्कोर करना है हमने, तो इतना तो करना है। क्लियर, इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उस साल इवेल्युएशन किस तरह से हुई है, उस साल आपके ऑप्शनल ने कैसा परफॉर्म किया है, उस साल जीएस में किस तरह की मार्किंग हुई है, बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं फाइनल मार्क्स में। तो आपके हाथ में एटलीस्ट ये तो नहीं है बहुत ज्यादा। क्लियर, जैसे हम बात करें थोड़ा सा इसको मैं ब्रेक करूं, ये तो मैंने नहीं है बोलने का मतलब मेरा सीधा सीधा क्या है कि अब आप देखिए, जब हम लोग इसकी बात करेंगे जो कि 600 नंबर का पेपर है, दैट इज योर जनरल स्टडीज, तो आप ऐसे समझिए मोर और लेस इवैल्यूएशन सेम तरह की होती है। मतलब जिन्होंने अच्छा लिखा होता है उनका अच्छा स्कोर आता है, जिन्होंने थोड़ा कम अच्छा लिखा होता है उनका थोड़ा कम अच्छा स्कोर रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ये वाला पेपर, दैट इज योर ऑप्शनल, यानी कि 200। और यहां पे जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। कुछ ऐसे ऑप्शनल्स हैं जो 180 तक स्कोर कर रहे हैं, 190 तो आई थिंक ज्यादा बोल दिया, 180, 175, 169। कुछ ऐसे ऑप्शनल्स हैं जहां पे 100 क्रॉस करना जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया हुआ है। क्लियर, तो अब आप ऐसे समझिए कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है, दो लोग हैं, इन दोनों में फर्स्ट इंडिविजुअल जो है ही स्कोर्ड 300 मार्क्स इन एसए एंड जनरल स्टडीज। क्लियर, एंड इंडिविजुअल 2 जो है ही स्कोर्ड 330 मार्क्स इन जनरल स्टडीज एंड एसेज। अब अगर ऐसा माने 330 नंबर एसए और जनरल स्टडीज में लेना काफी अच्छा नंबर माना जाता है, डिफिकल्ट होता है। अब आप देख लीजिए दिस स्पेसिफिक पर्सन जो है, इसके ऑप्शनल में मान लेते हैं 150 आ गया इसका, क्योंकि ऐसा नहीं दोनों का सेम ऑप्शनल में आएगा तो कंपैरिजन किया जा सकता है। क्लियर, लेकिन जब डिफरेंट ऑप्शनल है, डिफरेंट मार्किंग स्कीम है, वहां पे इसका जो स्कोर है दैट इज योर 100, इसका कितना बन गया 430 बन गया, इसका कितना बन गया 450 बन गया। तो आप ऐसा मानिए 20 नंबर का गैप, बहुत ज्यादा गैप होता है। क्लियर, तो इस एग्जाम के अंदर एक थोड़ा नहीं, एक बहुत बड़ा लूप होल है, दैट इज ऑप्शनल। लेकिन यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शनल जो है वो किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए बना है और दूसरे के लिए नहीं बना है। ये किसी को आइडिया नहीं है कि किस साल किस ऑप्शनल में किस तरह से जो अब हम लोगों को मार्किंग देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पे अभी फॉरेस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोर आया। कुछ ऐसा समय भी था जब फॉरेस्ट्री में स्कोर ही नहीं आता था। इवन हम लोग भी 2020 21 22 से पहले की अगर मैं बात करूं तो हम लोग भी डिस्करेज करते थे कि फॉरेस्ट्री ऑप्शनल ना रखा जाए। लोगों ने फॉरेस्ट्री रखा और इस बार जो फॉरेस्ट्री के दम पे मैक्सिमम काफी लोगों ने जो है वो एग्जाम को क्लियर किया। लेकिन इसके साथ साथ एक और ऑप्शनल है, जैसे सोशियोलॉजी में लास्ट ईयर अगर हम लोग देखें तो वहां पे 150 प्लस काफी लोगों के थे, लेकिन इस बार जो वो 150 प्लस किसी का भी नहीं है। तो इस तरह से जो है वो आपको एक एम्बिग्युइटी इस एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन आप समझिए कि कभी किसी का ऑप्शनल परफॉर्म करेगा, कभी किसी का करेगा, कभी किसी का करेगा। अब यहां पे प्रश्न आएगा तो मैं क्या हवा देख के डिसाइड करूं कि मैंने कौन सा ऑप्शनल रखना है? तो देखिए हवा देख के तब आप डिसाइड कर सकते हो जब आपने अपने ऑप्शनल में 100% एफर्ट दिया हुआ है और आपके फिर भी नंबर नहीं आए, तब आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगेन में ध्यान रखना कि कोई भी इसकी एश्योरेंस नहीं है कि अगले साल क्या होगा। और इस एग्जाम के अंदर अगर जो सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट है सिर्फ यही है, जिससे काफी मतलब है ना अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ भी थोड़ी सी गड़बड़ होती है, क्योंकि वही एक इंसान जो आज 160 ले रहा है अगले साल ही वो 105 पे आ जाए, 100 पे आ जाए, तो फिर वो थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जो हम लोग जरूर देखते हैं। तो ऑप्शनल में एम्बिग्युइटी जरूर है, लेकिन अगेन ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप अपने आसपास सुनोगे ये वाली बातें। लेकिन जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में हो तब आपने इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ध्यान रखिए ऑप्शनल सेलेक्ट करने में बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं। पहला, अगर आपका कोई ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है आप उसको पिक करिए, आपका इंटरेस्ट है आप उसको पिक करिए, अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है, आप उसको पिक करिए। नहीं कुछ पता लग रहा है फिर आप इस फ्लो में चल सकते हो कि ठीक है जी कौन चला अभी पिछले 2 साल से, तो ये वाला मैं ऑप्शन रख लेता हूं। लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर से बोलता हूं कि जो चौथी स्टेज के ऊपर मे बी वो आपको फेवर करे। कुछ लोगों को किया भी है कि कुछ लोग एक ऑप्शन से दे रहे थे, उनका नहीं हो रहा था, जैसे उन्होंने ऑप्शन चेंज किया, एग्रीकल्चर किया, हॉर्टिकल्चर किया, और उस साल जो वो उस ऑप्शन ने अच्छा परफॉर्म किया, उनकी सिलेक्शन होगी। लेकिन अगेन आप लोगों के लिए सजेशन मेरी नहीं है, आप लोग जिस भी सब्जेक्ट को पिक करो, इन चारों में से कोई भी एक फैक्टर हो सकता है,
आप किसी भी एक ऑप्शनल को पिक करो, आपने उसके साथ जब तक मेंस नहीं दोगे 100% अपने एफर्ट के साथ, उससे पहले कोई भी अपना जो वो ओपिनियन नहीं बनाना है। वो लोग जिनके साथ गड़बड़ हो रही है, अगेन ये उनके लिए भी सजेशन में काफी लोग पूछ भी रहे हैं, अभी सजेशन यही है कि ये टाइम नहीं है अगर आपने चेंज करना है। जैसे आप मेंस लिखते हो उसके इमीडिएटली बाद जो 2-3 महीने का टाइम होता है, लोग उसको ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते, आप तब जाके जो है ऑप्शनल को परिवर्तित कर सकते हो। क्लियर? तो ऑप्शनल हमेशा जो है वो आपको एक थिन रोप पे रखेगा, ठीक है, शायद वो रस्सी आपको पार लगा देगी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो रस्सी टूट भी सकती है। तो इस एग्जाम में एक एक छोटा सा पॉइंट रहेगा, लेकिन अगेन होपफुली आप लोग जो मैं बोल रहा हूं इसको थोड़ा समझ रहे हो। तो नए लोगों को अभी बिल्कुल इसके बारे में स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। 4 फैक्टर्स मैंने बताए, कोई भी रीजन हो सकता है, आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपको एफर्ट कम करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो सकता है जिसको पढ़ने में आपको मजा आएगा क्योंकि ऑप्शन में हमें इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ती है, तीसरा जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर आधारित हो सकता है कि आपको पता है कुछ कॉमन ऐसे हैं कि दिल्ली में मिल जाएंगे नोट्स की, क्या ना काफी लोगों ने क्रैक किया है उस ऑप्शन में, उनसे नोट्स लिए जा सकते हैं। चौथा आ जाएगा कि जो रीसेंट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑप्शनल है उसके ऊपर भी आप जा सकते हो। तो चारों में से किसी भी बेसिस के ऊपर आप ऑप्शनल पिक करो, कोई भी गलती नहीं है। अगर आप इसके ऊपर भी करोगे तब भी मैं कहूंगा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो भी ऑप्शनल पिक कर रहे हो उसको बैक करो, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बनाओ। जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, जो मेंटर्स हैं, उनसे आप बात करो और फिर देखो कि आप जो है वो किसी भी स्टेज के कारण जो है अगर आप ऑप्शन उठा रहे हो तो किस तरह से जो है वो आप अल्टीमेटली परफॉर्म कर रहे हो। क्लियर हो गई बात यहां पे? डन? तो देखिए ये आ गया हमारा इस क्या क्या इस स्पेसिफिक समय में पैटर्न से रिलेटेड जो है वो क्या क्या परेशानियां आप लोग देख सकते हो। तो अगर हम लोग देखें जनरल स्टडीज टोटल मेंस का 67% है, तो ऑब्वियस बात है जनरल स्टडीज को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। ऑप्शनल 22% है, देखने में कम है लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है फाइनल सिलेक्शन में। एसए जो 11% है, एसए बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है। क्लियर? कुछ लोगों को फेवर करता है, जैसे 60 प्लस भी कुछ लोगों का जाता है तो दूसरों से 10-15 नंबर का जो है एडवांटेज आता है। बट इन जनरल एसए में जो है वो आप ऑन एन एवरेज आप 50 to 55 के बीच में जो वो स्कोर देखते हो, तो इतना तो आना चाहिए। क्लियर? 50 से ऊपर तो होना चाहिए। इसके साथ अगर हम लोग पूरा देखें तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनल सिलेक्शन क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंस एग्जामिनेशन, 900 मार्क्स है। पर्सनैलिटी दैट इज योर थर्ड स्टेज, 150 मार्क्स। बहुत बार ऐसा भी है, देखो हर स्टेज में परेशानी है। पहली स्टेज में सी सेट गड़बड़ कर सकता है, दूसरी स्टेज में हिंदी गड़बड़ कर सकती है, ऑप्शनल अंडर परफॉर्म कर सकता है, तीसरी स्टेज में इंटरव्यू भी रोल प्ले कर सकता है। क्लियर? इंटरव्यू भी रोल प्ले कर सकता है। आजकल देखा गया है कि 120 आई थिंक ये थ्रेशोल्ड रखी हुई है, कुछ समय से ये क्रॉस नहीं हो रही है। बट आप ऐसा मानिए इंटरव्यू में 80 वाले भी हैं, इंटरव्यू में 55 वाले भी हैं, तो अब आप देख लो कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। क्लियर? तो यहां पे रोल प्ले कर सकते हैं। 120 वाले भी हैं, 100 वाले भी हैं, 95 वाले भी हैं, 98 वाले भी है। क्लियर? तो यहां पे भी 20-22 नंबर का जो वो गैप पड़ सकता है। लेकिन अगेन इंटरव्यू के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा जो है वो किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो, किस तरह से आपका डैफ है, क्या सवालों के आप किस तरह से आंसर कर रहे हो। ध्यान रखिए जो इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज है, उसके ऊपर काफी ज्यादा आधारित होती है। क्योंकि अगर किसी ने मेंस क्लियर किया है और वो इंटरव्यू में जा रहा है तो उसका नॉलेज तो वो चेक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसकी जो अवेयरनेस है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो रिएक्शन है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी असेसमेंट जो वो जरूर की जाती है। क्लियर? तो अगेन हर एक लेवल पे आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आप इस एग्जाम को जो है वो क्रैक करना चाहते हो। तो यही कारण है सबसे पहले नॉर्मली जो फर्स्ट सेशन रहती है कि इस टाइम पे आपके जहन में क्या होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए मेंस और प्री को नियंत्रित करना। क्लियर? जब आप इसको कंट्रोल कर लोगे, मेंस आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2-3 महीने का समय रहेगा। अगर पॉजिटिव आता है तो उस 2-3 महीने में जो आप इंटरव्यू के लिए जो है जो बेसिक बुक रीडिंग है ना, अपना जो पर्सनैलिटी असेसमेंट, हॉबी एक्सप्लोरेशन, अलग अलग पहलू रहते हैं। क्लियर? उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लास्ट में एंड में करेंगे क्योंकि लास्ट पहलू है हमारे इस एग्जामिनेशन का। लेकिन कहानी सीधी सीधी क्या है कि हर स्टेज के लिए आप लोगों को प्रिपेयर होना है। हर स्टेज के डिफरेंट डिफरेंट असेसमेंट है, हर स्टेज में जो है वो एक सरप्राइज एलिमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो यही कारण है कि फाइनल सिलेक्शन में 99% हार्ड वर्क है, 1% इज लक। क्लियर? और वो लक पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, एंड सॉरी पेपर स्टेज 1 में भी है, स्टेज 2 में भी है, एंड स्टेज 3 में भी है। तो अल्टीमेटली जो है वो टोटल 1050 मार्क्स। तो मेंस के मार्क्स जब आप लोग देखोगे तो 1050 में से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन, स्टेजेस से रिलेटेड करंट ट्रेंड्स जिनके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। अब चलते हैं आगे।
कट ऑफ कितनी कट ऑफ है, अगेन 2 मिनट का 1 मिनट का वीडियो बन जाएगा। कट ऑफ क्या है उसके बारे में स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख भी रहे हो। कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगेन जो थॉट प्रोसेस है, कट ऑफ को कैसे आपने पिक करना है उसको हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे। आपके सामने जो कट ऑफ है, पहले हम सारी की सारी कट ऑफ देख लेंगे। कट ऑफ आपके सामने है एचएस 2025 का जो प्रीलिम्स जनरल की जो कट ऑफ है दैट इज 90, एक्स सर्विसमैन 60, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 50.67, फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 4, शेड्यूल कास्ट 74, ओबीसी 75.3, एसटी 84.7, ईडब्ल्यूएस 89.3। क्लियर, समझ आ रहा बात? तो मोटा मोटा मतलब जनरल को अनरिजर्व कैटेगरी को पिक करेंगे दैट इज योर 90। क्लियर, तो 90 का मतलब सीधा सीधा 45% ऑफ टोटल मार्क्स, क्योंकि 200 मार्क्स का रहता है आपका। देखिए 2024 उससे पिछले साल अनरिजर्व्ड की 104.67, लगभग 105 के आसपास। ठीक है, शेड्यूल कास्ट 72, ओबीसी 71.33, ईडब्ल्यूएस 100। क्लियर, बाकी कैटेगरी इसकी भी आप लोग यहां पे देख सकते हो। अगला देखते हैं 2023 अनरिजर्व्ड 100, शेड्यूल ट्राइब 92.67, ईडब्ल्यूएस 92, एससी 82.67, ओबीसी 86.67। नेक्स्ट भी देख लेते हैं 2021 अनरिजर्व्ड 94.67, एससी 80, एसटी 80.67, ओबीसी 77.33, ईडब्ल्यूएस 89.33। देखो बेसिकली है क्या ये कट ऑफ जो है, नॉर्मली जो देखा गया है कट ऑफ की जो वेरिएशन है वो 100 से लेके 105 के बीच में है। क्लियर, 105 के बीच में है। तो मोटा मोटा अगर आप लोग 55% यानी कि 110 या 110 से ऊपर स्कोर कर रहे हो तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में जब आप इस एग्जाम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो, बशर्ते आपने सीसेट को क्वालिफाई कर लिया। लेकिन यहां पे आपको 2-3 चीजें समझनी है। पहली, कट ऑफ देखिए 90 भी गई है और 105 भी गई है लगभग। क्लियर, तो 15 नंबर का गैप बहुत ज्यादा गैप होता है कट ऑफ के बारे में। अब देखो इंपॉर्टेंट बस ये है कि आपको टारगेट होना चाहिए कि कम से कम हम लोगों ने 50% 55% के आसपास तो स्कोर करना है। अगर आप ये पुश करो अपने आप को कि मैंने 150 लेना है, मैंने 140 लेने हैं, मैंने 160 लेने हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो वो एक बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि प्रीलिम्स के जो मार्क्स है वो हमें आगे लेके नहीं जा रहे हैं और प्रीलिम्स का जो दायरा है, जो होराइजन है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। तो हम लोगों को एक लाइन खींचनी होती है प्रीलिम्स के अंदर कि हमने इस लाइन के अंदर अंदर जो चीजें हैं उनको कवर करना है और इनको ऑलमोस्ट 100% परफेक्शन के साथ करना है कि अगर यहां में से कुछ पूछा जाए तो मैं उसको सही से उत्तर कर सकूं, सही से उसका आंसर कर सकूं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या रहती है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत बार एस्पिरेंट क्या करते हैं कि गलत आंसर जो है वो मार्क कर देते हैं जल्दबाजी में या प्रेशर में कि मैंने जी 115 लेने हैं, मैंने 120 लेने हैं। देखिए कट ऑफ बड़े पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होती है। पहला, उस साल कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो वो अपीयर हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं। उसके साथ साथ कैटेगरी में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। कभी किसी कैटेगरी में कम लोग अपीयर होते हैं, कभी किसी कैटेगरी में ज्यादा लोग अपीयर होते हैं, कभी किसी कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व ही नहीं होती है। क्लियर, तो मल्टीपल पहलू हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स है। मतलब अगर कैटेगरी इसके लिए कम होगी तो ऑब्वियस बात है जो यूआर कैटेगरी अनरिजर्व्ड है उसमें कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, तो कहानी सीधी सीधी क्या रहती है कि देयर आर मल्टीपल रीजंस जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। तो शुरुआती दौर में आप लोगों को एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैंने हर चीज के पीछे नहीं भागना है। प्रीलिम्स में भी कम से कम 20, 22, 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हार्डली पता होगा, या तो आपको बिल्कुल ही नहीं आइडिया होगा उनके बारे में, या फिर आपको उनके बारे में बिल्कुल थोड़ा जो है वो आइडिया होगा। क्लियर, तो उनसे जो है वो आपका जो असेसमेंट है वो नहीं है। असेसमेंट आपका किससे है? जो आपने पढ़े हुए क्वेश्चन है उनको आपने अटेम्प्ट किया। अगर आपने पढ़े हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और वहां पे गलती कर दी तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों क्रिएट कर सकता है? क्योंकि आप ऐसा समझिए हर एक क्वेश्चन के गलती के ऊपर आपकी 1/3 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। हर एक क्वेश्चन के ऊपर जो वो 1/3 मार्क्स जो वो डिडक्ट होंगे। तो अब आप ऐसा मान लीजिए कि आपने जो है वो 60 क्वेश्चन सही किए तो कितने नंबर बन गए आपके? 120। आपने 30 क्वेश्चन गलत कर दिए। क्लियर, 30 क्वेश्चन आपने जो है वो गलत कर दिए तो कितना माइनस हो गया? 360 माइनस 20, तो कितने पे आ गए आप लोग? 100 पे आ गए। क्लियर, अब आप ऐसा समझिए, इसी को ही कम कर दीजिए। अगर आपने जो है वो
30 की जगह मान लेते हैं आपने जो है वो 12 क्वेश्चन जो है वो गलत किए, 12 क्वेश्चन गलत किए तो -8 होगा, तो कितने नंबर आ जाएंगे? 112। तो अब आप देख लीजिए, जहां आपने सेम करेक्ट आंसर्स हैं, लेकिन जैसे आप ज्यादा नेगेटिव कर रहे हो, कम नेगेटिव कर रहे हो, उससे जो है अल्टीमेटली आपके स्कोर के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। अब प्रीलिम्स में कुछ हमें रिस्क लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम लोग ना 100% उसके साथ चलेंगे, लेकिन रिस्क भी तभी आपका कारगर होगा जब आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट जो है आपके नियंत्रण में होगा। इसका एक और समाधान रहता है, दैट इज प्रैक्टिस। जितने हम लोग सॉल्यूशंस करें, और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहती है पीवाईक्यूज की, क्योंकि पीवाईक्यूज हमें आइडिया देते हैं कि किस तरह से एग्जाम का नेचर परिवर्तित हो रहा है। जैसे आप समझिए कि 2021-20 से पहले अलग तरह का पेपर आता था, फिर डिफरेंट एग्जाम का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ, आजकल डिफरेंट एरियाज को ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम लोगों को पीवाईक्यूज जो हमेशा एक इंसाइट देते हैं कि किस तरह से जब हम लोगों ने अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है। लेकिन कहानी सीधी सीधी यही है कि कट ऑफ जो है वो कुछ भी जा सकती है, 120 भी जा सकती है, 115 भी जा सकती है, क्लियर, 80 भी जा सकती है। कट ऑफ जो है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे नियंत्रण में बस एक चीज है, सबसे पहले जो मैंने बताया, एक सोर्स को उठाइए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, ताकि उससे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए वो गलत ना हो। फिर एक बार जो मेरा एक सोर्स मान लीजिए अब मेरे को पूरा याद है कि जब यहां से कुछ भी पूछ लीजिए, फिर मैं सेकंड ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकता हूं। लेकिन वहां पे भी मेरी सजेशन यही रहती है कि सेकंड ऑप्शन को एक्सप्लोर करने से बेटर है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज करिए, बाकी स्टेट कमीशन के या बाकी हमारे एग्जाम, क्योंकि फैक्चुअल है तो बाकी जो एग्जाम जहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, अब उनको कवर करिए। क्लियर होगी बात यहां पे? तो इस तरह से जो है वो प्रीलिम्स की आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। तो कट ऑफ तो मोटा मोटा आपको 50-55% के आसपास जो है वो अप्रोच करना होता है। लेकिन फिर विद अगेन कॉशन, एग्जाम अगर आसान आएगा, नंबर ऑफ पोस्ट कम होंगी बहुत सारी, हमें नहीं पता कितनी पोस्ट होंगी। अब आजकल ज्यादा आ रही थी, बीच में बहुत ही कम थी, आई थिंक 2023 की बात है, 7 ही लोग सेलेक्ट हुए थे, 11 या 12 के आसपास पोस्ट थी, ओनली 7 पीपल वर सेलेक्टेड। क्लियर? तो वो एक उस तरह की परिस्थितियां कभी भी हो सकती है। तो ऑब्वियस बात है कि कट ऑफ में जो है हम लोगों को इजाफा देखने को मिलेगा, पेपर का नेचर। तो अगेन कट ऑफ आपके लिए इस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कट ऑफ से जो एक्सट्रैक्शन है वो ये है कि मान लीजिए अगर आप 80 नंबर स्कोर कर रहे हो, 70 ही कर रहे हो, तो फिर तो नहीं क्लियर होगा। तो हमें थोड़ा सा एक रियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशन भी रखने की, इतना तो हम लोगों ने हिट करना है। लेकिन ये ना, तो देखिए अगर मान लीजिए मैं 55% स्कोर कर रहा हूं, तो 45% ऐसी चीजें होंगी जो मेरे को नहीं आती होगी या मैंने नहीं की होंगी, तब भी मेरे इस एग्जाम को क्लियर करने की जो है वो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी या प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर होगी बात यहां पे? तो ये आ गया हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब आ जाइए फाइनल लिस्ट 2025 की। अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी ये आ गया 1050 से, है ना, 1050 से डन। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें 556 इज द कट ऑफ। क्लियर? शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करें 552, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 532, ओबीसी 523, ईडब्ल्यूएस 14, 506, वार्ड ऑफ एक्सर्विसमैन 489। अगला देख लेते हैं 2024 536 देख लीजिए। अनरिजर्व्ड यहां पे 556 है, -20 नंबर का सीधा सीधा कम कट ऑफ जो है हम लोगों को देखने को मिली। कट ऑफ का मतलब जो लास्ट एस्पिरेंट होगा जनरल कैटेगरी में, जो इन हुआ होगा। क्लियर? आगे चलिए, अब आपको और पता चलेगा। देखिए 23 526 और 30 नंबर कम। क्लियर? और नंबर जो है वो कम है एज कंपेयर टू, यहां पे 536, इसके मुकाबले 10 नंबर कम थे, और पिछले वाले के मुकाबले जो वो 30 नंबर कम थे। तो अब आप ऐसा समझिए, तभी मैंने बताया था यहां पे थे 411 में ये जनरल स्टडीज की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली। क्लियर? तो 411 में भी जो है वो सिलेक्शन हुई है। तो कहानी सीधी सीधी यही है कि हमारा मेंस में जो ओरिएंटेशन रहता है दैट इज और 405। क्लियर? ये हम लोगों ने स्कोर करना है किसमें? मेंस में। इंटरव्यू में जो है वो हमें नहीं पता कि हमारा क्या स्कोर आ सकता है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये 411 पे भी हो सकता है, ये 405 पे भी हो सकता है, ये 438 पे भी हो सकता है, ये 489 पे भी हो सकता है, ये 500 पे भी हो सकता है, किसी को कुछ नहीं आइडिया। क्लियर? तो कहानी यही है कि अगर मान लीजिए स्कोर इंक्रीज होगा, स्कोर इंक्रीज होने की बहुत सारे, अगेन मेंस में सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जो आपका एग्जामिनर है वो किस तरह से इवेल्युएशन कर रहा है, किन पैरामीटर्स के ऊपर असेसमेंट कर रहा है, लिबरल मार्किंग कर रहा है, स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहा है ना, हिंदी में मार्किंग कैसी हो रही है, इंग्लिश में कैसी हो रही है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, देयर आर ना बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं। तो अब यहां से आप लोग क्या पिक करोगे? यहां से भी आप लोग यही पिक करोगे। देखो मोटा मोटा 50-55% के आसपास जो भी यहां पे भी स्कोर करोगे तो क्लियर हो सकता है। लेकिन यहां पे भी जो मेन स्टोरी है वो यही है कि आपको एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपका अच्छा नियंत्रण होना चाहिए,
क्योंकि हमें नहीं आइडिया है कि कौन किस में कौन किस तरह से परफॉर्म करेगा। ऑप्शनल में एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट रहेगा, वो आज से 10 साल पहले भी था, वो आज से 5 साल पहले भी था, वो आज भी है, और वो तब तक रहेगा जब तक ऑप्शनल रहेगा। जिस दिन ऑप्शनल चला जाएगा उस दिन शायद मेंस से अनसर्टेनिटी का एलिमेंट निकल सकता है, लेकिन फिर इंटरव्यू होगा वहां पे भी रहेगा। तो अनसर्टेनिटी जो है वो इस एग्जाम का एक हिस्सा है जिसको आप लोगों को पहले ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्लियर होगी बात यहाँ पे? नो डाउट कुछ गलत चीजें भी हैं, जैसे हिंदी में बड़ा ही स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई और बड़े पोटेंशियल लोग जो बाद में उन्होंने फिर बाद में सिलेक्शन भी लिया, ऐसा नहीं है। ऑप्शनल में बहुत अनइवन मार्किंग है, तो गलत भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारी चीजें सही चल रही हैं। बट अगेन दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, और मैं चाहता हूं इन वीडियोस के जरिए वो लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं या जो लोग इस तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं उनको हर चीज बिल्कुल क्लियरली पता हो। और पहला वीडियो अगेन मैं फिर कहूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे आफ्टर 3 to 4 years ऑफ प्रिपरेशन मैंने बताया है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। प्रिपरेशन एग्जाम चाहे आप 35 साल तक देते रहो, क्लियर, 35 ईयर्स तक देते रहो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो आपको और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। लोग जॉब के साथ इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, हर साल ऐसा है। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं वो से उस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, तो बहुत हेक्टिक होती है नौकरी करना, कोई आसान नहीं है। तो पर ये है कि हाँ, एक बार बेसिक अगर आप 1-2 साल ढंग से लगा लोगे, मिनिमम 1 ईयर पूरा 100% फोकस के साथ लगा लोगे, तो उसके बाद आप कुछ टाइम निकाल लोगे साथ साथ में, तब भी आप इस प्रिपरेशन को कर सकते हो। तो मेरा मकसद ये भी है कि अननेसेसरी जो है वो आपने बहुत ज्यादा टाइम को नहीं खींचना है। चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और आपका जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बिल्कुल फोकस्ड होनी चाहिए। आप हम एग्जांपल्स हमारे पास हैं कि लोगों ने बहुत साल लगा के इस एग्जाम को क्लियर किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने नहीं होते हैं, जहां पे एग्जाम को क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो पहला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। मैं इसलिए क्योंकि जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो हम चाहते हैं कि वो लोग जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं, क्योंकि हम ना कि जब हम लोगों ने प्रिपरेशन की शुरुआत की करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और होना भी चाहिए, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं होता। तो मोटिवेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। क्लियर कर रहे हैं लोग, बहुत ऐसे बैकग्राउंड के लोग भी क्लियर कर रहे हैं जो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से आए हैं, बिल्कुल बेसिक स्कूलिंग है, लेकिन उनकी हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, मेहनत से उन्होंने क्लियर किया हुआ है। ऐसे लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं जो बिल्कुल प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आए हैं, सब कुछ मिला हुआ है, अच्छे स्कूलिंग है। तो अगेन ये कोई वो नहीं है कि कोई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा होगा, शहरों से पढ़ा होगा वो इस एग्जाम को क्लियर करेगा। हिमाचल में आपके सामने एग्जाम्पल्स है, आप लोगों ने देखा होगा, काफी है ना, दुर्गम क्षेत्रों से जो लोग आए उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो कंडीशन है उसको भी परिवर्तित किया, परिवार, गाँव, शहर, है ना, बहुत सारी चीजें जो है उसके साथ रिलेटेड होती है। क्लियर? तो अच्छी चीजें हैं जो आप लोग देखते हो, जो स्टोरीज सुनते हो, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को सोचा था मैंने छोटा बनाऊंगा, बड़ा हो गया। छोटे से वीडियो को इसी साथ में कंक्लूड करूंगा। थर्ड पार्ट में हम लोग थोड़ा सा और एकेडमिक डिस्कशन करेंगे, जहां पे बुक लिस्ट है, सिलेबस है, ऐसे ऐसे करके देखते हैं कितने लेक्चर्स जो है वो इसके बनते हैं और कब तक इसके लेक्चर बनते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है, कोई सवाल है जो आप चाहते हो कि मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूं, या आप चाहते हो कि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो जरूर इसको डालिए। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं कंक्लूड कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।